ओके बेटा जी, प्रोजेक्ट स्कोपिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने कहा था कि हम 9 डिफरेंट लेयर्स के अंदर जो है ना प्रोजेक्ट के स्कोप को क्लियर कर लेते हैं, ताकि अगर स्कोप एक्सटेंड होता है तो टाइम, कॉस्ट, तमाम चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। तो अगर हम स्कोप को क्लियरली डिफ़ाइन कर लें तो हम अपने टाइम और कॉस्ट को एस्टिमेटेड जो इंटरवल्स के अंदर कवर कर लेते हैं। लोकेशन स्कोप था, इसमें हमने ये देखा था कि कितने वेयर हाउसेज, कितनी फैक्ट्रीज़ और कितने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को कवर किया जाता है और उनके अंदर स्कीम क्या अप्लाई की जाती है। बिज़नेस स्कोप से मुराद, अगर एक ऑनर है उसके अंदर मल्टीपल बिजनेस उसके पास अवेलेबल है तो उसमें से किस किस बिज़नेस को कवर करेगा और किस किस बिज़नेस को स्किप किया जाएगा। फिर हर बिज़नेस जो होता है वो मल्टीपल प्रोसेसेस के ऊपर मुश्तमिल होता है, तो उस बिज़नेस के किन किन प्रोसेसेस को कवर किया जाएगा उसके मुतल्लिक हमने पढ़ा था। दैन हमारे पास आता है एप्लीकेशन स्कोप। किस प्रोसेस के अंदर जो एप्लीकेशन है उनके किन किन मॉड्यूल्स को कवर किया जाएगा और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है ना वो परफॉर्म हो रही होंगी इन दिस फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। फिर इंटरफेस स्कोप से मुराद ये है कि आपके सिस्टम कितने यूज़र से इंटरफेस क्रिएट करेगा और कितनी एप्लीकेशन से इंटरफेस क्रिएट करेगा, कितनी डेटाबेस के साथ इंटरफेस क्रिएट करेगा। ठीक है, साइजेस और काउंट ऑफ इंटरफेसेस यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। दैन हमारे पास है रिपोर्ट स्कोप। रिपोर्ट स्कोप से मुराद ये है कि कौन कौन सी रिपोर्ट सिस्टम से जनरेट होंगी। कुछ रिपोर्ट सिस्टम्स के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं और कुछ को कस्टमाइज़ करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन नीड, और कुछ नई जनरेट करनी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन नीड। ठीक है, तो आम तौर पे ये कॉन्सेप्ट जो है ना हम इसके वन स्टेप नेक्स्ट आ चुके हुए हैं, इसको हम बिजनेस इंटेलिजेंस का नाम देते हैं। उसके अंदर ऑटोमेटिक कुछ रिपोर्ट्स जो है ना वो आपके सामने, जो कि आप सपोज नहीं कर रहे होते लेकिन सिस्टम आपके सामने जनरेट करता है, और उसका फ़ायदा क्या होता है कि आप अपने फ्यूचर डिसीजंस को उसके मुताबिक अलाइन कर लेते हैं। आज हमने यहाँ से शुरू करना है डाटा माइग्रेशन स्कोप। डाटे को माइग्रेट करना होता है। लेगेसी एप्लीकेशन के अंदर डाटा अवेलेबल है। हमने बहुत दफ़ा ये बात की है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसके लिए उसका डाटा होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ इट्स डाटा। जब तक हम डाटे को कैरी नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन कभी सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो पुरानी हमारे पास एप्लीकेशंस हैं जिनको हम ख़त्म करने वाले हैं, उनके साथ जो डेटाबेसेस कनेक्ट हैं उनके अंदर बहुत सारा डाटा, हैवी बल्क अमाउंट ऑफ डाटा अवेलेबल होता है उन एप्लीकेशंस के अंदर। तो हमें ज़रूरत होती है उन डाटे को माइग्रेट कर लें। ठीक है, आमतौर पे जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितने प्रोसेसेस होते हैं और उनके अंदर जितने फंक्शंस होते हैं, डाटे का बहुत लार्जर वॉल्यूम होता है। ठीक है, और उनको ट्रांसफ़र भी करना होता है, मैंडेटरी होता है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का एसेट होता है। तो हम क्या करते हैं, उस डाटे को माइग्रेट करने के लिए किन किन डाटाज़ को हम माइग्रेट करेंगे। उसमें क्लीनिंग से मुराद ये है कि कुछ ऐसा डाटा है जो रिडंडेंट होगा, जिसकी वजह से इनकन्सिस्टेंसीज जनरेट हो रही होंगी, हमने वो ख़त्म करना है। आइडेंटिफाई ऑफ ऑब्सोलीट प्रोडक्ट कस्टमर एट्सेट्रा। हमने ये देखना है कि कौन सा डाटा हमारे लिए नेसेसरी नहीं है। ईआरपी के अंदर कौन से डाटे की ज़रूरत है और कौन से डाटे की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसा रिकॉर्ड है जो कि परचेज़ किया गया किसी वक्त पे, इन्वेंट्री में शामिल हुआ, उसके ऊपर प्रोडक्शन हुई, वो सेल हो चुका हुआ है। अब उस डाटे की, परचेजिंग की, इन्वाइसेस की हमें ज़रूरत नहीं है। हम कहते हैं वो 10 साल पुराना है, लेट्स सपोज 5 साल पुराना है। कुछ ऐसे कस्टमर्स का डाटा है जो कि अब हमें, जिनके जो कि ख़त्म हो चुके हुए हैं। ठीक है, जिनकी हमें फर्दर ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन मौजूद है सिस्टम के अंदर जो कि अब ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस नहीं कर रही और प्लान है कि फ्यूचर में उनको प्रोड्यूस नहीं करेगी। ऐसे डाटे को हम कहते हैं ऑब्सोलीट होना। वो डाटा ऑब्सोलीट हो चुका हुआ है, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको रेडिकेट कर देते हैं, उसको अपने सिस्टम में से माइनस कर देते हैं, ताकि आपका जो प्योरली रेलेवेंट डाटा है वो आपके ईआरपी का पार्ट बने। हम सपोज कर लेते हैं कि कोई ऐसा डाटा लॉस ना हो जो कि जो है ना वो ईआरपी में किसी जगह पे भी, किसी स्टेज के ऊपर भी ज़रूरत पड़ सकती है। हाँ, ये जो डाटा यहाँ पे अवेलेबल है, इसको डिस्कार्ड करने से मुराद कतअन ये नहीं है कि हम उसको पुरानी डाटाबेसेस से भी डिलीट कर देंगे। इन फ्यूचर फॉर एग्जांपल कहीं पे कुछ लीगल ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से, एफबीआर की तरफ से कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो पुरानी डाटाबेसेस पुरानी एप्लीकेशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद रहती हैं। इससे कतन ये मुराद नहीं है कि हमने उसको डिलीट कर दिया हुआ है। ठीक है, अगर कल कला किसी जगह पे ज़रूरत पड़ती है आफ्टर 20 और 30 ईयर्स, तो हम पुरानी एप्लीकेशन, पुरानी डाटाबेसेस से वो डाटा अखज़ कर सकते हैं।
हम सिर्फ उसको ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे हैं कि जो नया सिस्टम है उसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा हैवी ना होने दें, उसके जो बैकअप्स हैं उसको बहुत ज़्यादा हैवी ना बनाएं। दैट्स वाई हमने सिर्फ इम्पॉर्टेंट डाटा उसको माइग्रेट करना होता है, अदरवाइज़ तो हमारे पास डाटा का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लार्जर हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स, कौन सी इन्वेंट्री, कौन सा स्टॉक, कौन सा वेयर हाउस और कौन सी प्रोडक्ट्स, कौन से कस्टमर जो है ना वो हमारे ख़त्म हो चुके हुए हैं, जो कि फ्यूचर में हमारे कस्टमर या हमारी नीड नहीं बनते, हम उनको यहाँ पे डिस्कार्ड कर देते हैं फॉर न्यू डेटाबेसेस। ठीक है, तो हम ERP के अंदर सिर्फ वही डाटा माइग्रेट करते हैं जिसकी हमको ज़रूरत होती है। हम कहते हैं डाटा इन लेगेसी कुड बी एरोनियस, उसके अंदर एरर हो सकते हैं। वो हम जिस तरह डाटाबेस के मॉडल्स पढ़ते हैं हम वहाँ पे मे बी उसके अंदर कुछ जो है ना वो एनॉमलीज अवेलेबल हों, जिसके ऊपर हम जो है ना वो उसकी नॉर्मलाइजेशन करके उसको नए डाटाबेस का हिस्सा बनाते हैं। तो उस डाटे को देखते हुए नया डाटाबेस मॉडल क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ताकि उस डाटे के अंदर जो एरर्स हैं, जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, जो इनकन्सिस्टेंसीज़ हैं, जो डाटा रिडंडेंसी है, उसको किस तरह से रेडिकेट किया जाए कि वो एरर्स नई डाटाबेस का पार्ट ना बन सकें। तो ये डाटा माइग्रेशन स्कोप है। पुराने वाले डाटे को इन डेप्थ स्टडी किया जाता है और उसके मुताबिक नए डाटा की माइग्रेशन पॉलिसी बनाई जाती है। शुड क्लियरली डिफाइन विच डाटा एलिमेंट नीड टू बी माइग्रेटेड एंड हु विल डू दैट। ठीक है, किस डाटे को हम माइग्रेट करना चाहते हैं उसकी पॉलिसी बनाई जाती है और उसको माइग्रेट करने में किन किन ऑर्गेनाइजेशन की जो ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व होंगे। फॉर एग्जांपल कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग मैनुअल बैठ के डाटा एंट्रीज करेंगे या कुछ इंटरफेसेस डेवलप करने होंगे। अगर मैनुअल उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होनी है तो डेफिनेटली कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन करेगी, और अगर उसका कुछ इंटरफेस डेवलप करना होगा तो हमने ऑलरेडी इसकी बात की है इंटरफेस स्कोप के अंदर, तो वो थ्रू इंटरफेस अगर करनी है तो वो ERP वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो हम इसको एक क्लियर कट डिफाइन कर लेते हैं कि जो पुराने वाला डाटा है उसको माइग्रेट करने के लिए किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी और किन किन एरियाज़ को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्कोप की जो लेयर है वो है यूज़र स्कोप। हम कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साइज़ के मुताबिक कितने एंड यूज़र्स उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ यूज़र्स डिपेंड करता है आपके बजटिंग प्रोसेस के ऊपर भी। हमने जब कोर्स के बारे में बात की थी चैप्टर 3 के अंदर, तो हमने देखा था कि वहाँ पे एक मेजर जो पार्ट होता है ERP की पेमेंट का, जो हम वेंडर को पेमेंट कर रहे होते हैं, उसका मेजर पार्ट लाइसेंसिंग के ऊपर जाता है। ठीक है, तो हमने कितने यूज़र के लिए लाइसेंसिंग गेट करनी है उसके मुताबिक पर यूज़र जो है ना उसकी फ़ी होती है। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट्स होते हैं, पर यूज़र अकाउंट्स हम उसकी फ़ी पे करते हैं, लेकिन हमारे जो यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स होते हैं, जिस तरह आपके अकाउंट्स हैं या हमारे अकाउंट जो MS के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के ऊपर हम लॉगिन करते हैं, जिसके थ्रू हमारे पास ये टीम आती है, जिसके हमारे पास ईमेल का जिस तरह Office 360 पूरे का पूरा पैकेज हमारे पास आता है, तो इसकी पर यूज़र कॉस्ट होती है। लेकिन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके लिए वो HEC बियर कर रही होती है, HEC माइक्रोसॉफ्ट को पे कर रही होती है, उसके अंदर कुछ फंडिंग भी होती है, कुछ ये पेमेंट कर रहे होते हैं, कुछ उनकी फाउंडेशन के तहत वो फ्री भी कर देते हैं, कुछ मतलब फ़ीस को कम कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यूज़र्स की तादाद से बजट को हम एस्टिमेट करते हैं। जितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स ज़्यादा होंगे उतने नंबर ऑफ़ लाइसेंस ज़्यादा गेट करने पड़ेंगे और अल्टीमेटली उतने कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने होंगे इसको हम दो तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। ड्राइव फ्रॉम लेगेसी एप्लीकेशन यूज़र्स, पुरानी एप्लीकेशन जो है उससे हमें पता चल जाता है कि कितने बंदे इस्तेमाल कर रहे थे, तो नई एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स होंगी और उन अमेंडमेंट्स को परफॉर्म करने के बाद कितनी जगह पे नए सिस्टम्स दरकार होंगे और उनको कितने नए यूज़र्स चलाते होंगे, पुराने यूज़र्स कितने और इजाफा कितना होगा। हम यहाँ से जज कर सकते हैं हाउ मैनी नंबर ऑफ एंड यूज़र्स विल यूज़ दैट ERP सिस्टम इन फ्यूचर। ठीक है, दूसरा जो इसका सोर्स है दैट कैन बी ड्राइव फ्रॉम काउंट ऑफ सुपरवाइजरी एंड मैनेजमेंट स्टाफ। तो डेफिनेटली बेटा एक बंदा जो है वो जो किसी प्लांट के ऊपर खड़ा है और काम कर रहा है, वो वर्कर है, वहाँ पे हेल्पर है, टेक्नीशियन है, वो ERP सिस्टम को इस्तेमाल नहीं करेगा। डेफिनेटली वो फिजिकल वर्क करेगा, वो सिस्टम के ऊपर उसकी एंट्रीज नहीं करेगा। तो हम देखते हैं सुपरवाइजरी स्टाफ जो होता है और जो मैनेजमेंट स्टाफ होता है, ये आम तौर पे ERP के यूज़र्स होते हैं। इन्होंने
डेली एक्टिविटीज़ को ईआरपी का पार्ट बनाना होता है। फिर हम देखते हैं एचआर के अंदर कितने पर्सन काम कर रहे हैं, हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे पास सीईओज़ कितने हैं, ठीक है, उनके लेवल्स क्या क्या हैं। तो हम उसके हवाले से भी ड्राइव कर सकते हैं कि हमारे ईआरपी के यूजर्स कितने होंगे। जो लेबर होती है, जो हेल्पर्स होते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं, वो ईआरपी को इस्तेमाल नहीं करते। तो इन तीनों कैटेगरीज के ऊपर फिर आपका सुपरवाइजरी स्टाफ शुरू हो जाता है। मैनेजर्स आते हैं, जनरल मैनेजर आते हैं, डिप्टी मैनेजर्स आते हैं, मास्टर्स एटसेट्रा, वो उस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनसे भी हम आइडिया कर सकते हैं कि हमें कितने यूज़र्स चाहिए हैं, उसके मुताबिक फिर हम उसकी पेमेंटिंग डिसाइड करते हैं। इंपॉर्टेंट टू एस्टिमेट इन ऑर्डर टू मैनेज ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन से मुराद यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स क्रिएट करना और उनके राइट्स डिफाइन करना। जिस तरह यूनिवर्सिटी की मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूँ कि एचओडी के पास राइट है कि वो अटेंडेंस को चेक कर सकता है, टीचर के पास राइट है कि वो अटेंडेंस मार्क कर सकता है, पेरेंट्स के पास राइट है कि वो सिर्फ अपने स्टूडेंट, अपने जो कंसर्निंग है, उनका बेटा है इधर बेटी है एटसेट्रा, उनकी अटेंडेंस चेक कर सकता है। दिस इज कॉल्ड यूजर ऑथराइजेशन एंड राइट्स। तो जो ईआरपी है उसके अंदर कौन पर्सन अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन करेगा, कौन प्रिंट कर सकता है, कौन जस्ट उसको ऑब्जर्व कर सकता है, दिस इज यूज़र ऑथराइजेशन। तो यूज़र ऑथराइजेशन यूज़र स्कोप के अंदर हम उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने होंगे और क्या क्या काम कर रहे होंगे, ये इस पोर्शन के अंदर हम डिसाइड कर लेते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्नोलॉजी स्कोप। टेक्नोलॉजी स्कोप से मुराद दो चीज़ें हैं, एक उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए और दूसरी उसकी सपोर्ट लाइफ साइकिल के लिए। हम देखते हैं कि हमारे पास जो ईआरपी इम्प्लीमेंट होने से पहले जो आईटी टीम है वो क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है, और आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग ईआरपी उनके ऊपर वर्कलोड कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर वर्कलोड कितना इंक्रीज़ होगा या कितना ह्यूमन रिसोर्स मज़ीद चाहिए होगा, कितनी टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स और चेंजेस आपके सिस्टम के अंदर आएंगे, हम उसको कहते हैं टेक्नोलॉजी स्कोप। टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक्टिविटीज़ दैट नीड टू बी परफॉर्म ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। जो भी टेक्नोलॉजी के हवाले से चीज़ें आपको परफॉर्म करनी पड़ती हैं या परचेज करनी पड़ती हैं, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी स्कोप के अंदर आती हैं। नीड टू हैव क्लैरिटी, हाउ मैनी रिसोर्सेज नीड टू बी प्लान फॉर दिस। आप देखते हैं कि आपकी टीम के ऊपर कितना ऑलरेडी लोड है, यानी कि ऑलरेडी आईटी टीम के अंदर कितने लोग हैं और वो क्या क्या जिम्मेदारियां परफॉर्म करते हैं। और अगर हम ईआरपी को इम्प्लीमेंट करते हैं, आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द ईआरपी, फिर उनके ऊपर लोड कितना आएगा। आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग ईआरपी उनका वर्क स्टेटस क्या होगा, उस टीम के अंदर नई रिक्रूटमेंट की कितनी ज़रूरत है, कितने अफराद की नई हायरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी स्कोप। हाउ मच एक्स्ट्रा लोड will have to be beared during implementation to carry out technology related activities। ये जो एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पे हाईलाइट की हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर, उनको हमने ये देखना है कि उसके अंदर जो चीज़ें हमने यहाँ पे हाईलाइट की हैं इस फेज़ के अंदर, उनके लिए कितने ह्यूमन रिसोर्सेज और कितने टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसमें आम तौर पे जो चीज़ें कंसीडर की जाती हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ ईआरपी सिस्टम कंपोनेंट्स इन ऑल लैंडस्केप्स। जो हमने बाउंड्रीज का डिसाइड की थी लेयर 1 के अंदर, लैंडस्केप, उन एरियाज़ को कवर करने के लिए ईआरपी की इंस्टॉलेशन के कितने कंपोनेंट्स चाहिए होंगे। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो सिस्टम को एडमिन करेंगे, कंट्रोल करेंगे उसकी वर्किंग को, इंक्लूडिंग बैकअप एंड रिकवरी स्टैंडर्ड्स। बैकअप से मुराद उसका आमतौर पे बैकअप होता है 24 और 84 आवर्स के 24 और 48 आवर्स के अंदर तो कितनी देर बाद उस सिस्टम का बैकअप लिया जाएगा, ठीक है। उसके एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से कंट्रोल होगी, उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, वो यहाँ पे इनलिस्ट किए जाते हैं। सेटिंग अप ऑफ टेक्निकल सपोर्ट मैनेजमेंट। अब नई टेक्नोलॉजी की वजह से जो आपका एंड यूज़र है, मे बी वो इस चीज़ के साथ फेमिलियर ना हो, तो क्योंकि वो फेमिलियर नहीं है, उसको फेमिलियर होते होते कुछ टाइम लगता है, उसको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो एक सपोर्ट टीम क्रिएट की जाती है जो कि लोगों के टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है या उनके क्वेश्चंस को आंसर करती है और उनको नए सिस्टम के इस्तेमाल के बारे में आगाह करती है अकॉर्डिंग टू टाइम। वैसे तो ट्रेनिंग होती है, लेकिन आफ्टर द ट्रेनिंग अगर कुछ प्रॉब्लम सामने आते हैं तो वो यहाँ पे कवर अप किए जाते हैं। साइजिंग द लैंडस्केप डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑल सर्वर इंक्लूडिंग क्लाइंट स्ट्रेटेजी, ठीक है।
हमारे पास ERP को इम्प्लीमेंट करने के लिए किन किन एरियाज को कवर किया जाएगा और उनके सर्वर और उनकी डुप्लीकेशन का मैकेनिज्म क्या होगा, और फिर क्लाइंट की स्ट्रेटजी क्या होगी, यानी कि क्लाइंट्स के पास उसके राइट्स कैसे कैसे होंगे। ठीक है, अगर मल्टीपल सर्वर्स इंस्टॉल कर रहे हैं तो कौन सा क्लाइंट किस सर्वर के साथ लिंक इन होगा, ये स्ट्रेटजी डिसाइड की जाती है। तो ये अगेन टेक्नोलॉजी के ऊपर इम्पैक्ट आता है इसका। सर्वर डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी फॉर द ERP फॉर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर सर्वर जो उनकी डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी क्या होगी, इसके बारे में आप लोगों ने वरी नहीं करना। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि सर्वर्स को इम्प्लीमेंट करने की मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं। यानी कि आपके पास सेंट्रलाइज सर्वर अगर ना हो, मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, तो उनके दरमियान जो डाटा की कोलैबोरेशन होती है या डाटा अपडेशन होती है, उसकी स्ट्रेटजी होती है। हमारे पास सर्वर 1 है, ए साइट के ऊपर हम कहते हैं फैसलाबाद के अंदर सर्वर 1 मौजूद है, और लाहौर के अंदर जो यूनिट है उसके अंदर सर्वर 2 अवेलेबल है। तो दोनों सर्वर जो है ना ये अपने अपने क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं, लेकिन उनका डाटा जो है ना वो अपडेट कैसे होता है, डाटे को एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करने की जो स्ट्रेटजी होती है, डाटा प्रोपेगेशन स्ट्रेटजीज़, वो यहाँ पे डिस्कस होते हैं कि डाटा प्रोपेगेट कैसे होगा। ठीक है, किस किस प्रोडक्शन यूनिट से डाटा किस किस तरह से ए यूनिट से बी यूनिट के अंदर माइग्रेट होगा। तो माइग्रेशन जो है ना ये डिपेंड करती है, हो सकता है कि यहाँ पे हम उसको शो कर रहे होंगे कि इन्वेंट्री के अंदर जो है ना वो 48 यूनिट्स अवेलेबल हैं फॉर एग्जांपल ABC प्रोडक्ट के, लेकिन वो अभी प्रोपेगेट नहीं हुई चेंज सर्वर 2 के अंदर। तो सर्वर 2 के अंदर क्योंकि वो चीज़ विजिबल नहीं है, तो हो सकता है उस यूनिट से अगेन एक जो है ना रिक्वेस्ट जनरेट कर दी जाए, रिक्वेस्ट फॉर प्रोक्योरमेंट। तो हम वहाँ पे भी 48 यूनिट परचेज़ कर लें, तो टोटल 48 यूनिट चाहिए थे, लेकिन डाटा इन टाइम प्रोपेगेट ना होने की वजह से दो डिफरेंट जगह से उसकी जो है ना वो रिक्वेस्ट जनरेट हुई, और 48 के बजाय 96 यूनिट्स हमने परचेज़ की हैं ABC प्रोडक्ट के। तो हम क्या करते हैं, डाटे को प्रोपेगेट करने की स्ट्रैटेजी यहाँ पे डेवलप करते हैं। एंड लास्ट वन, सिस्टम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग ड्यूरिंग प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, अब सिस्टम की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए कि सिस्टम परफॉर्मेंस से मुराद है कि हाउ मैनी ट्रांजैक्शंस पर यूनिट टाइम पर जो है ना परफॉर्म हो रही हैं। उसमें डेफिनेटली दो चीज़ें आपके परफॉर्मेंस को डाउन करती हैं या अप करती हैं। एक उसमें नेटवर्क है, नेटवर्क की जो हम कहते हैं बैंडविड्थ होती है, वो उसको इफेक्ट करती है। जितना स्लो नेटवर्क होगा सिस्टम परफॉर्मेंस उतनी डाउन होगी। दूसरे नंबर पे सिस्टम की मेमोरी, जो हमारे पास सर्वर्स होते हैं उनकी मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एट अ टाइम कितनी ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो उसको मॉनिटर करने के लिए हम मॉनिटर किस तरह से किया जाएगा या उनको किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, उसकी स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं, उसको एनलिस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 9th लेयर थी। इसको शुरू से बाय नेम थोड़ा सा रिपीट करते हैं। पहले नंबर पे हम ये देखते हैं लोकेशन कौन कौन सी कवर की जाएगी, बिजनेस कौन कौन सा कवर किया जाएगा, उस बिजनेस के कौन से प्रोसेस होंगे और उस प्रोसेस के अंदर कौन से फंक्शंस होंगे, फंक्शन से रिलेटेड कौन सी एप्लीकेशंस होंगी, कितने इंटरफेसेस डिज़ाइन किए जाएंगे। इंटरफेसेस से मुराद जो हमारे पास लेगेसी डाटा है उसको माइग्रेट करना है नए सिस्टम के अंदर, तो कितने इंटरफेसेस होंगे, यूज़र इंटरफेसेस कितने होंगे और सिस्टम इंटरफेसेस कितने होंगे। याद रखें हमेशा जब भी हम नया सिस्टम डेवलप करते हैं तो दो तरह के इंटरफेसेस बनाने पड़ते हैं। यूज़र इंटरफेस जिसको यूज़र इस्तेमाल करेगा, सिस्टम इंटरफेस जो कि पुराने सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करेगा। और कुछ ऐसे यूज़र इंटरफेस भी सिस्टम इंटरफेसेस बनाने पड़ते हैं जिस तरह से आपका सिस्टम बैंकिंग सिस्टम के साथ इंटरलिंक है, वहाँ पे कोई यूज़र नहीं है, वो आपके बैंकिंग सिस्टम या ATM सिस्टम के साथ लिंक इन होता है। सिमिलरली इंटरफेस बनाया है जो कि नादरा के साथ इंटरलिंक होगा। ठीक है, वहाँ से वो यूज़र जिस तरह से सिटीज़न की ऑथेंटिकेशन करेगा एट्सेट्रा। तो दो तरह के इंटरफेसेस डिज़ाइन किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उनका साइज़ कि कितनी ट्रांजैक्शन उन सिस्टम इंटरफेसेस के अंदर होंगी और उनकी काउंट के टोटल नंबर ऑफ इंटरफेसेस कितने डिज़ाइन करने पड़ रहे हैं, कितने यूज़र इंटरफेस हैं, कितने सिस्टम इंटरफेसेस हैं, और उनके अंदर उनकी साइज़ ऑफ ट्रांजैक्शन, जो क्यूरी का साइज़ है वो किस साइज़ कितना है, तो ये यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। देन हम नेक्स्ट आते हैं रिपोर्ट्स। कौन कौन सी रिपोर्ट्स जनरेट की जा रही हैं सिस्टम से, हो सकती हैं, कौन से सिस्टम से जनरेट नहीं हो रही वो प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, और कौन सी हमें रिपोर्ट्स ऐसी नज़र आती हैं सिस्टम में जो कि कुछ पार्शली हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रही हैं, उनको कस्टमाइज़ करेंगे तो फुली हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करेंगी। डाटा माइग्रेशन से मुराद कौन सा डाटा माइग्रेट करना है और कहाँ कहाँ पे एनॉमलीज़ है, उसके मुताबिक हम उसकी नॉर्मलाइजेशन करेंगे ताकि एनॉमलीज़ को कवर अप किया जाए। फिर हमारे पास यूज़र स्कोप आता है, कितने यूज़र्स होंगे, उनके क्या क्या राइट्स होंगे। फिर हमारे पास आता है टेक्नोलॉजी, IT टीम के ऊपर कितना बर्डन आएगा, लैंडस्केप
के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी और उनकी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाएगा। दिस इज़ अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू 9 लेयर्स ऑफ स्कोपिंग। देन हमारे पास जो हमने स्लाइड 3 के अंदर डिस्कस किया था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो डिलीवरेबल्स हैं वो क्या क्या हैं, ये हम कवर कर चुके हैं, स्कोप को हम देख चुके हुए हैं। आज हम देखते हैं प्रोजेक्ट प्लान के बारे में, ठीक है, प्रोजेक्ट प्लान और रिसोर्स प्लान के बारे में। तो जो प्रोजेक्ट प्लान है ये क्या होता है, ये दूसरा डिलीवरेबल है, यानी कि जो हमारे पास जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम है उसकी जो दूसरी जिम्मेदारी है वो प्रोजेक्ट प्लान क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट प्लान हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट गाइड है, एक नक्शा हमारे सामने आ जाता है कि हमने किस किस टाइम ड्यूरेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है और उनको कितने बजट के अंदर अंदर हमने कंट्रोल करना है, ठीक है। बजट कंट्रोलिंग, टाइम कंट्रोलिंग और एरियाज कवरिंग, ये एक मास्टर प्लान होता है, ये गाइड होती है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम अपने सामने क्रिएट करके रख लेती है, ताकि एट एनी स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट हम देखें कि हम कितने माइलस्टोन्स को अचीव कर चुके हैं, कितने डिलीवरेबल्स हम डिलीवर कर चुके हैं कस्टमर को, और हम फिल वक्त यानी कि उस स्टेज के ऊपर हम कितना लेग कर रहे हैं, कितना लीड कर रहे हैं टाइम के अंदर और कॉस्ट और बजट के अंदर, ठीक है। तो किसी भी टाइम पे ERP इम्प्लीमेंटेशन की परफॉर्मेंस को और उसके जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज को हम अगर किसी जगह पे चेक कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, वो अपने प्रोजेक्ट प्लान के मुताबिक चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक ऐसा पैमाना यहाँ पे डिसाइड कर लिया जाता है कि हम ERP इम्प्लीमेंटेशन की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं एट एनी स्टेज। तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए टाइमलाइन कि किस किस टाइम के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिसाइड, हम यहाँ पे एक डिसाइड करने के स्टेज के ऊपर है, हम डिसाइड कर लेते हैं कि इस चीज़ को हम इतना इतना टाइम और इतने इतने बजट के अंदर कवर अप करेंगे। तो ये मास्टर प्लान है ओवरऑल एक प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि जी डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट प्लान इनपुट फ्रॉम सेवरल स्टेक होल्डर्स, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से हम इसमें इनपुट लेते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से और कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से लोग शामिल होते हैं, वो अपनी इनपुट देते हैं। तो हम एक ऐसा प्लान बनाते हैं दैट इज़ फिजिबल एंड इन लाइन विद बजट, जो ऑर्गेनाइजेशन बजट और टाइम सपोज कर रही है उसके मुताबिक उसके अंदर हम एक प्लान डिसाइड कर लेते हैं कि हमने अपने प्रोजेक्ट को किन किन स्टेजेस से लेके गुजरना है, किन स्टेज को कितना कितना टाइम और कितना कितना बजट लगेगा। डिपेंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी इसके अंदर मेजर रोल प्ले करती है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बिग बैंग होगी तो एट अ टाइम सारी की सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, उसके रिस्क आपके सामने हैं, उसके बेनिफिट्स आपके सामने हैं। और अगर हम देखते हैं हमारे पास मॉड्यूलर अप्रोच है या रोल आउट अप्रोच है, तो उसके लिहाज से बजटिंग और टाइमलाइन डिसाइड की जाती है। जिस तरह से अगर आप मॉड्यूलर और रोल आउट के ऊपर चले जाएं, पहला मॉड्यूल पहली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट होगा और फिर उसको रोल आउट कर दिया जाएगा बाकी यूनिट्स के अंदर, फिर दूसरे मॉड्यूल की बारी आएगी, फिर तीसरे मॉड्यूल की बारी आएगी। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, अल्टीमेटली बजट भी उतना ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो हम उसको भी कंसिडर करते हैं प्रोजेक्ट प्लान बनाने के दौरान। गाइड टू प्रोजेक्ट एंड मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की एक गाइड है, किसी भी स्टेज पर हमें ये पता चलता है कि हम किन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर चुके हैं और इन फ्यूचर हमने किन एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस करना है, और फिर मॉनिटर भी कर सकते हैं कि क्या हमारा प्रोजेक्ट राइट डायरेक्शन के ऊपर जा रहा है, विद इन द कॉस्ट और विद इन द टाइम ड्यूरेशन है, या हम उसके एक्सीड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं प्रोजेक्ट को बाय चेकिंग दिस प्रोजेक्ट प्लान। ये एक कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट बन रहा होता है। डेवलप अ प्रोजेक्ट एट हाई लेवल एंड ग्रेजुअली ग्रैनुलर टू लेवल ब्रेकिंग इनटू डिफरेंट वर्क स्ट्रीम्स। हम एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं, जिस तरह से वाइडर स्कोप में हम उसको देखते हैं कि जी हमने एक ERP प्रोजेक्ट बनाना है जो कि HR डिपार्टमेंट को कवर करेगा, एडमिशन डिपार्टमेंट को कवर करेगा और एग्ज़ाम डिपार्टमेंट को कवर करेगा और स्टूडेंट्स की लर्निंग जो एकेडमिक डिपार्टमेंट को कवर करेगा। फिर उसकी हम ग्रैनुलर लेवल पे यानी ग्रेन्स लेवल के ऊपर आ जाते हैं, बारीकी के अंदर उसकी चीज़ों को लिख लेते हैं कि किन किन मॉड्यूल्स के अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही होती है। आगे जाके मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। टॉप मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट हाई लेवल प्लान। टॉप मैनेजमेंट को इससे गर्ज नहीं है कि वो इन डेप्थ कौन कौन सी चीज़ें, वो ओवरऑल देखना चाहते हैं कि किस टाइम ड्यूरेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें परफॉर्म हो रही होती हैं। तो इसके लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। ये जो मैंने स्क्रीनशॉट आपके सामने लगाया है यहाँ पे,
ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट बाज़ दफ़ा अपने पैकेजेस के अंदर भी ये दे देती है प्रोजेक्ट। जो मेरे पास इंस्टॉल है उसके अंदर प्रोजेक्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आपको बाज़ दफ़ा ये अलहदा से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये एक टूल है जिसके अंदर आप डिसाइड करते हैं अपने प्रोजेक्ट का प्लान 3 चीज़ों का पे मुश्तमिल हो सकता है और अलहदा उनकी शीट्स बनती हैं, एक टाइम के ऊपर, एक बजट के ऊपर और तीसरे नंबर उसकी मॉनिटरिंग के ऊपर, ठीक है। तो टाइम के हवाले से ये आपके सामने एक ग्राफ नज़र आ रहा है। हमने इसकी एक्टिविटीज़ बनाई हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं बोल्ड में, उनके अंदर सब एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होंगी और उनको टाइम कितना कितना लगेगा, उनका स्टार्ट डेट क्या होगी, उनकी फिनिश डेट क्या होगी, ठीक है। और ये जो होता है इसमें हम डिसाइड कर लेते हैं, जब इसको क्रिएट करने का टाइम आता है तो पहले नंबर पे हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे वर्किंग आवर्स कितने होंगे और वर्किंग डेज़ कितने होंगे। ये जो कैलेंडर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इसमें आपके वर्किंग डेज़ शामिल नहीं होंगे। जिस तरह से यहाँ पे सारे ऑल मंडे टू सैटरडे नज़र आ रहा है आपको, तो आप चाहें तो इसमें वर्किंग डेज़ जो है ना उनको रख लें और जो आपके ऑफ डेज़ होते हैं, बाज़ जगह पे 2 होते हैं, बाज़ जगह पे 1 होता है, उनको आप माइनस कर देते हैं यहाँ पे। फिर आप उन प्रोजेक्ट्स की सीरीज़ लेते हैं, जिस तरह ये सीरीज़ आपके सामने अवेलेबल है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सा टास्क जो है कितने कितने दिन में जो है ना वो क्रिएट होगा, ख़त्म होगा। ओवरऑल आपके सामने ये एक गैंट चार्ट अवेलेबल होता है। इस प्रोजेक्ट को हम कहते हैं गैंट चार्ट। इसका पर्पज़ क्या होता है? गैंट चार्ट का पर्पज़ होता है कि आप किसी भी लोकेशन पे आप देखें, फॉर एग्जांपल आप मोटर मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, तो मोटर मॉडल क्रिएट करने कब तक आपके पास हो जाना चाहिए, तो आप यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या आप इस स्टेज के ऊपर पहुँच चुके हैं। तो ये एक मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये स्केजुअल के हवाले से, ऑटो स्केजुअल से मतलब उसके टाइमलाइन के हवाले से। सिमिलर हम इसी तरह का एक और ग्राफ बनाते हैं कॉस्ट के हवाले से, ठीक है। उसमें भी हम देखते रहते हैं कि यहाँ तक इतने फेजेस कवर करने तक हमारा इतना जो है ना वो फाइनेंशियल इम्पेक्ट आ चुका होगा, इतना ज़्यादा खर्चा हो चुका होगा आसान लफ्ज़ों में, तो उसको भी हम यहाँ पे मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो ये गैंट चार्ट हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सबसे अहम टूल होता है। माइक्रोसॉफ्ट ये फेमस है इस हवाले से। इसके अलावा कुछ लोग एक्सेल के अंदर ये क्रिएट कर लेते हैं कि जी कितने टाइम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, तो ये एक ओवरऑल प्लान आपके सामने आ जाता है। अभी हम यहाँ पे 0 पे हैं। हमने देखा कि एक्सपेरिमेंटल स्टेप के ऊपर कितना, एक्सपेरिमेंट टेस्ट के ऊपर कितना टाइम लगेगा, मोटर मॉडल के ऊपर, मोटर मॉडल एनालिसिस के ऊपर, रिपोर्ट्स के ऊपर कितना कितना टाइम लगेगा। हम ओवरऑल देखते हैं कि हर टास्क को कितना कितना दिन लगेंगे, उसके अंदर हमारे ऑफ डेज शामिल होंगे, तो बाकी कितने दिन बचते हैं वर्किंग डेज जो हमारे पास। तो हम देख लेते हैं कि मई 26-19 से लेके जून 23-19 तक हम ये वाली चीज़ें परफॉर्म कर चुके होंगे, ठीक है। ओवरऑल टाइम आपके सामने आ गया। और फिर उसके अंदर उसका ग्रैनुलर लेवल है, जो अभी हमने बात की यहाँ पे, कि अगर आप पहले हम ओवरऑल उसका हाई लेवल प्लान बनाते हैं, फिर उसके बाद हम उसका ग्रैनुलर यानी कि स्मॉलर लेवल पे आ जाते हैं। तो ये देखें जी आपके सामने उसका ग्रैनुलर लेवल है। ओवरऑल ये हमारे पास एक फेज़ है एक्सपेरिमेंटल टेस्ट, उसके अंदर 2 चीज़ें, उसका ग्रेनिंग, परफॉर्मिंग मॉडल एनालिसिस, एडजस्ट डाटा एंड प्लॉट्स। तो उनके ऊपर हमारा कितना टाइम लगेगा, 4 डेज़, यानी कि हम डे 4 के अंदर हमने ये सारी चीज़ें कवर कब करनी होंगी। सिमिलरली हमारे पास एक हाई लेवल है मोटर मॉडल, और उसके ग्रेन्स ये हैं। ग्रैनुलर लेवल में 3 एक्टिविटीज़ हैं, तीनों को 6-6 दिन लगेंगे, तो ओवरऑल ये इसकी ड्यूरेशन बनती है। तो इसके अंदर कलर्स अवेलेबल होते हैं कि आपके किस किस प्रोजेक्ट को कौन कौन सी चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, और देन उनके ऊपर कितने ड्यूरेशन, यानी कि जून तक हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें रेडी होनी चाहिए, जून 19 तक हमारे पास कौन सी चीज़ें रेडी होनी चाहिए, जून 2 तक हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें रेडी होनी चाहिए। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप चार्ट आपके सामने आ जाता है, और यही आपके लिए गाइड भी है, ठीक है। तो गाइड से हमें ये पता चलता है कि किसी भी लेवल पे प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डिलीवर हो चुकी होनी चाहिए, कितने बजट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डिलीवर हो जानी चाहिए अप टू कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट प्लान की एक जो है ना एग्जांपल है आपके सामने। इसके बाद हमारे पास आता है एन ईआरपी प्रोजेक्ट इज कंपोज ऑफ सेवरल प्लान्स लाइक। बेटा ये इसको ऑफ कर दें, क्या मसला है आपका?
कौन था? ये जो हमारे पास मास्टर प्लान होता है, ईआरपी का मास्टर प्लान होता है, उसके अंदर कौन कौन से दूसरे प्लान शामिल होते हैं? एक्टिविटी, डिलीवरेबल्स एंड माइलस्टोन प्लान। कौन कौन सी एक्टिविटी किस टाइम के अंदर होगी, उस एक्टिविटी के डिलीवरेबल्स क्या होंगे, और उस एक्टिविटी के एंड पे कौन से माइलस्टोन्स हम अचीव कर चुके होंगे, ये प्लान होता है। एट वट स्टेज विच एक्टिविटीज टू बी डन। ये देखें ऊपर वाली जगह पे, इस स्टेज पे फॉर एग्जांपल जून 19 को हमारी कौन कौन सी चीज़ें कवर हो जानी चाहिए, उनके क्या क्या डिलीवरेबल्स होंगे जो कि यूज़र को सबमिट हो जाएंगे, ये इस प्लान का हिस्सा होता है। रिसोर्सेज प्लान, किस लेवल पे कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे, इनको हम आगे जाके भी बात करने वाले हैं। अगला हमारे पास रिसोर्स प्लानिंग का चैप्टर टॉपिक है। ट्रेनिंग प्लान कि किस किस जगह पे ट्रेनिंग होगी, पहले किस लेवल की ट्रेनिंग होगी, इनके मैनेजमेंट लेवल पहले होगा, फिर सुपरवाइजरी लेवल होगा, फिर उसका एंड यूज़र लेवल होगा। इस तरह से हम उसकी जो ट्रेनिंग्स को प्लान करते हैं। तो ये भी इसका पार्ट होता है, कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग होगी, स्पीकर्स कहाँ कहाँ से अरेंज किए जाएंगे। फिर टेस्ट प्लान किया जाता है कि कब कब इसकी टेस्टिंग होगी, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। एंड यूज़र इन्वॉल्वमेंट टेस्टिंग ये होती है कि आप यूज़र को वो दे देते हैं सिस्टम डिप्लॉय कर देते हैं, तो उसके अंदर फुल वॉल्यूम यानी कि तमाम तर उसके लोड के साथ उसको चला के देखते हैं, दिस इज़ वॉल्यूम टेस्टिंग। तो उसका प्लान तैयार किया जाता है कि ये कब कब चीज़ें जो है ना ये टेस्ट की जाएंगी। और अगेन हम यहाँ पे ये भी बात जो है ना इग्नोर नहीं कर सकते कि आपके ब्लूप्रिंट को भी टेस्ट किया जाता है, ठीक है, जो हमने अपने बिजनेस प्रोसेस का ब्लूप्रिंट बनाया होता है। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट को हम जो टेस्ट करते हैं, फिर गो लाइव से पहले एक टेस्ट होता है, वो सारे टेस्ट इस सिस्टम का पार्ट बनते हैं। उन सभी को प्लान किया जाता है कि वो कब कब और किस कोर्स के अंदर अंदर उनको कवर किया जाना है। डाटा माइग्रेशन प्लान बनाया जाता है कि डाटा को माइग्रेट कब किया जाना है, किसने करना है और किन इंटरफेसेस के थ्रू किया जाएगा। चेंज मैनेजमेंट प्लान, हाउ चेंजेस विल बी कम्युनिकेटेड। जो सिस्टम के अंदर चेंजेस आती हैं, एंड यूज़र अगर उनसे अवेयर नहीं होगा तो सिस्टम फेल हो जाएगा, ठीक है। एंड यूज़र को उन चेंजेस के बारे में आगाह करना ज़रूरी होता है। प्लान फॉर कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द प्रोजेक्ट फ्रंट टू होल ऑर्गेनाइजेशन। जब भी किसी जगह पे चेंज अकर होती है तो उस चेंज से रेलेवेंट जितने भी एंड यूज़र होते हैं उनको वो चेंज कम्युनिकेट करना ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ वो पुरानी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक सिस्टम के अंदर डाटा एंट्री को परफॉर्म करेंगे, उसी के मुताबिक ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करेंगे, या तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी या फिर आपका डाटा इनकॉन्सिस्टेंसी का बायस बनेगी। तो हम उसका एक प्लान यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि जब भी चेंज आएगी उसको किस तरह से कम्युनिकेट किया जाएगा, और जो कम्युनिकेशन होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। आइदर हर मंथ के बाद हम उनको चेंजेस के बारे में बताएंगे, या जैसे चेंज अकर होगी उसी वक्त उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। उनकी एक फ्रीक्वेंसी की लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर ली जाती है। तो ये हमारे पास है ईआरपी प्रोजेक्ट प्लान्स। देन हमारे पास आता है रिसोर्स प्लान्स। रिसोर्स से मुराद किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। जब हम किसी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो उसके डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर हमको डिफरेंट रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। रिसोर्सेज से मुराद यहाँ पे बजटिंग रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज से मुराद यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज से मुराद यहाँ पे टेक्निकल रिसोर्सेज हैं, और जितने रिसोर्सेज हम ईआरपी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं वो सारे रिसोर्सेज हैं। ये यूनिफॉर्म नहीं होता, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट रिसोर्सेज इन डिफरेंट फेजेस, नो यूनिफॉर्मिटी। बाज़ रिसोर्सेज में ह्यूमन रिसोर्स बाज़ लेवल पे, बाज़ स्टेजेस के ऊपर, बाज़ फेजेस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, बाज़ जगह पे कम चाहिए होते हैं, बाज़ जगह पे कंसल्टेंट टीम के लोग ज़्यादा चाहिए होते हैं, बाज़ जगह पे ऑर्गेनाइजेशन टीम के ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं। इसके एग्जांपल बुक के अंदर अवेलेबल है। हम कहते हैं कि जब आप प्रोजेक्ट प्लान बना चुके होते हैं तो उसके मुताबिक फिर उस प्लान के अकॉर्डिंगली हम उसके रिसोर्सेज प्लान बनाते हैं। ये जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, पहले हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल स्टेप। तो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो आपके रिसोर्सेज और जो आपकी लेबॉर्ट्रीज अवेलेबल होंगी उनको हम यहाँ पे रिसोर्सेज में प्लान करेंगे। फिर हम एक्सपेरिमेंटल टेस्ट के अंदर आ जाते हैं, तो ये वाले रिसोर्सेज रिलीज़ हो जाएंगे, यहाँ पे नए रिसोर्सेज आ जाएंगे। फिर हमारे पास मोटर मॉडल क्रिएट करने के जो रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पे यूटिलाइज होंगे, ऊपर दोनों वाले रिलीज़ हो जाएंगे। तो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेप, अकॉर्डिंग टू द फेज़, रिसोर्सेज जो है वो वेरिएट करते रहते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है।
तो हम कहते हैं कि इस रिसोर्स से मुराद क्या होता है, मंथ वाइज रिसोर्स नीडिड, हम किस मंथ में कितने रिसोर्सेज हमको चाहिए होंगे। बुक में इसकी बेहतरीन एग्जांपल मौजूद है। एट क्लाइंट साइड और एट ऑफशोर साइड, किस लोकेशन पे कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे, क्लाइंट साइड के ऊपर कितने होंगे या किसी दूसरे यूनिट के अंदर उसके कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कंसल्टेंसी कंपनी से कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे और क्लाइंट साइड से कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे। फिर यहाँ पे बात आती है प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड प्रोजेक्ट प्रोग्राम मैनेजर, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। प्रोग्राम मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर, जो प्रोग्राम मैनेजर होता है उसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो प्रोग्राम मैनेजर एक हायर पोस्ट है, जबकि प्रोजेक्ट मैनेजर एक लोअर पोस्ट है। एक प्रोग्राम मैनेजर के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, उनके हवाले से किन किन सोर्सेज की ज़रूरत होती है, इंटीग्रेशन और डाटा माइग्रेशन के हवाले से किन किन सोर्सेज की ज़रूरत होती है, वो यहाँ पे बुक में मैं दिखा देता हूँ आपको क्या लिखा हुआ है। एक डायग्राम के थ्रू इसको डिपिक्ट किया गया है कि जो रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी को हम किस तरह से ये देखें जी, ये एक आपके पास चार्ट अवेलेबल है। रिसोर्सेज प्लान, किस किस मंथ के अंदर कितनी कितनी मैन पावर इसके अंदर रिक्वायर्ड होगी, वो हमने उसको इनलाइट किया हुआ है। हमें इससे पता चल जाता है टोटल अप्रैल के अंदर कितने मैन फोर्स चाहिए होंगे, इन टोटल को सम कर लेंगे हम यहाँ पे एंड पे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये हमारे पास जो फेजेज़ हैं और यहाँ पे उनके रिक्वायर्ड जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इसी को उसने डिपिक्ट किया है। जो हमारे पास गैंट चार्ट होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, व्यू में रोटेट राइट, ये गैंट चार्ट है। इसके अंदर उसने बताया है कि किस किस एक्टिविटी किस किस मंथ में होगी और उसमें कितने कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे, ठीक है। तो हम उसके मुताबिक जो है ना अपने रिसोर्सेज को मेंटेन करते हैं। तो ये गैंट चार्ट ये भी उसी शीट के अंदर बनता है, एमएस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट के अंदर ये वाला चार्ट क्रिएट किया जाता है एमएस प्रोजेक्ट के अंदर, और उसके अंदर हम देखते हैं कि किस किस फेज़ के अंदर किस किस मंथ के अंदर हमको कितने कितने रिसोर्सेज चाहिए, वो किस साइट पे होंगे, किस टीम से बिलोंग करते होंगे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी, वो यहाँ पे हम मेंटेन करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज भी, टेक्निकल रिसोर्सेज भी एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी, ठीक है। तो ये हमारे पास रिसोर्सेज के अंदर आता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट चार्टर है, इसको हम, क्योंकि ये लेंथी टॉपिक है, इसको हम कल के लेक्चर में देखेंगे प्रोजेक्ट चार्टर को। तो फिलहाल रिसोर्स प्लान्स तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।